हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्डोर स्ट्रेटजी के लास्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में हम आज की इस वीडियो में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, डल मार्केट रह सकती है, यानी कि एक रेंज में हमें मार्केट ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकती है, कोई वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में उस रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं, ताकि हम उस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सके। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहले अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके मेजरली दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, जो कि हर एक हेजिंग स्ट्रेटजी के अंदर होता है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि रिस्क जो होता है वो हमें रिवॉर्ड के कंपैरिजन में कहीं हद तक कम देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो मेजर बेनिफिट है ना, वो आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, फेवरेबल देखने को मिलता है। तो बेनिफिट्स तो इसके मेजरली ये दो ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक की, तो इसका एक ही ड्रॉबैक है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और वो क्या? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस स्ट्रेटजी को किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है, जब हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, तो इसलिए हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। बट अगर हमें किसी भी सिचुएशन के चलते या किसी भी रीजन के चलते अगर हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी एक ब्रेक इवन लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसका जो एक मेजर ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है और किसी एक साइड हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, तो फिर हमें इसके अंदर लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स तो ये थे। अब हम ये देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हम मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको थ्योरेटिकली, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे प्रैक्टिकली। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन बहुत क्लियरली दिख रही होगी। अब हम सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी भी हमारी 4 लेग में क्रिएट होगी, यानी कि 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का इस्तेमाल करके हम इसको क्रिएट करेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए भी हमें कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये 4 स्ट्राइक प्राइस हम ट्रेड कौन सी करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आउट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट सेल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो आउट द मनी की पुट ऑप्शन है उसका हमें एक लॉट सेल करना पड़ेगा। उसके बाद हम डीप आउट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट बाय करेंगे। और उसके बाद 4th नंबर पे जो डीप आउट द मनी की पुट ऑप्शन होगी उसका एक लॉट हम बाय करेंगे। तो जब हम ये 4 ट्रेड्स इस तरीके से ले लेंगे तो लाइव मार्केट के अंदर हमारी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हर बार की तरह हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 50,900 के लेवल पे। तो ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल, जिसको कि हम एट द मनी का लेवल भी मान के चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 100 पॉइंट के डिफरेंस पे ये चारों ट्रेड्स लेंगे, ये चारों स्ट्राइक प्राइसेस को ट्रेड करेंगे। तो 50,900 अगर हमारा एट द मनी का लेवल है, तो 100 पॉइंट के डिफरेंस पे जो सबसे पहली हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी आउट द मनी कॉल ऑप्शन, वो होगी हमारी 51,000 की। तो हम क्या करेंगे, 51,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। देन उसके बाद 100 पॉइंट के डिफरेंस यानी कि 50,800 की जो हमारी पुट ऑप्शन होगी उसको हम सेल करेंगे। अब यहां पर हमने आउट द मनी कॉल और पुट को तो सेल कर दिया, अब हम करेंगे डीप आउट द मनी कॉल और पुट को बाय। तो तीसरे नंबर पे
हमारी जो डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन होगी वो भी 100 पॉइंट के डिफरेंस पे होगी आउट द मनी से, तो वो होगी हमारी 51,100 की, उसको हम करेंगे बाय। और सेम विद पुट ऑप्शन 50,800 की अगर पुट ऑप्शन आउट द मनी है तो 100 पॉइंट के डिफरेंस पे यानी कि 50,700 की जो हमारी पुट ऑप्शन होगी उसको हम करेंगे बाय। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो हमने कंप्लीटली समझा कि थ्योरेटिकली हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने थ्योरेटिकली समझा। अब हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली ये चीज समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर कितना होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये समझने के लिए अब हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन होकर आ जाएगा ऑप्स्ट्रा का। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे बैंक निफ्टी हर बार की तरह। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी का वो 50,872.45 का देखने को मिल रहा है। तो राउंड फिगर अगर हम लें तो 50,900 को हम अपना एट द मनी का लेवल मान सकते हैं इस एग्जाम्पल में। अब जो एग्जाम्पल हमने थ्योरेटिकली लिया था उसमें जैसे हमने 100 पॉइंट के डिफरेंस पे ऑप्शंस को ट्रेड किया था, प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी हम 100 पॉइंट के डिफरेंस पे ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे। यानी कि 50,900 अगर हमारी एट द मनी है तो 100 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी को ट्रेड करेंगे और उससे 100 पॉइंट के डिफरेंस पे डीप आउट द मनी को ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस का सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपायरी हमारी यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 ही रहेगी। अब 50,900 अगर हमारी एट द मनी है तो 51,000 की जो ऑप्शन होगी वो होगी हमारी आउट द मनी कॉल ऑप्शन। तो 51,000 का एक लॉट हम कॉल ऑप्शन का कर देंगे सबसे पहले सेल। देन उसके बाद 50,800 की हमारी पुट ऑप्शन हो जाएगी 100 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी, तो हम पुट ऑप्शन को फिर करेंगे सेल। अब ये तो हो गई आउट द मनी। अब हम करते हैं डीप आउट द मनी की बात। तो 51,000 की अगर हमारी आउट द मनी है तो डीप आउट द मनी 100 पॉइंट के डिफरेंस पे होगी 51,100। तो 51,100 की जो हमारी कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट करेंगे हम बाय। और सेम विद पुट ऑप्शन 50,800 की पुट ऑप्शन अगर आउट द मनी है तो 50,700 की पुट ऑप्शन होगी हमारी डीप आउट द मनी, उसका भी हम एक लॉट कर देंगे बाय। अब अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करें तो हमारे सामने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर इस पूरी स्ट्रेटजी की हमें देखने को मिल जाएगी कि हमने चारों ट्रेड्स कितने कितने प्रीमियम पे बाय करी है या सेल करी हैं और कितना कितना हमें इसके अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ब्रेक इवन लेवल क्या है, सब कुछ देखने को हमें मिल जाएगा और उसके नीचे हमें पे ऑफ चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसको वन बाय वन करके सब चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये चारों ट्रेड्स कितने पे बाय हुई है या सेल हुई है। तो सबसे पहले हमने 51,000 की कॉल ऑप्शन सेल करी थी, वो हुई हमारी 275 पे सेल। देन उसके बाद हमने 50,800 की पुट सेल करी थी जो कि हमारी 339 रुपए 75 पैसे पे सेल हुई है। उसके बाद हमने बाय करा है 51,100 की कॉल ऑप्शन को जो कि 234 रुपए पे हमारी बाय हुई है। और फिर 50,700 की पुट को हमने बाय करा है जो कि 293 रुपए 70 पैसे पे बाय हुई है। तो इस तरीके से ये चार ट्रेड्स हमारी बाय और सेल हुई है। अब हम इसके नीचे देखें तो हमें देखने को मिलेगा मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर 1,300 रुपए का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैं सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ लाइव मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम 1,300 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। भले ही हमें कितनी ही मार्केट साइडवेज क्यों ना दिखती रहे लेकिन फिर भी हमें मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी में 1,300 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर मैं उसी के ठीक नीचे देखूं तो मुझे दिख जाएगा मैक्स लॉस। मैक्स लॉस हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है 194 रुपए का, राउंड फिगर 200 रुपए। तो मतलब कि अगर मार्केट के अंदर कितनी ही बड़ी मूवमेंट क्यों ना आ जाए, कोई भी ब्रेक इवन लेवल किसी भी एक साइड ब्रेक होने के बाद भले ही कितनी भी बड़ी मूवमेंट क्यों ना आ जाए लेकिन फिर भी मुझे इस पूरी स्ट्रेटजी में 194 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। तो अगर हम उसी के ठीक नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें इस पूरी स्ट्रेटजी का तो वो हमें 1:6.73 का देखने को मिलेगा, जिसको कि हम राउंड फिगर में 1:6 भी या 1:7 भी लेके चल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जो कि मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट्स में ही बोला था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमें बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इस स्ट्रेटजी को अगर मैं लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करता हूं विद सेम स्ट्राइक प्राइसेस तो फिर मुझे इसके अंदर सिर्फ 194 रुपए का रिस्क लेके 1,300 रुपए तक का मैं प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट कर सकता हूं, कमा सकता हूं। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है और इसका मेजर बेनिफिट भी यही है।
अब अगर हम उसी के ठीक नीचे देखें तो हमें ब्रेक इवन लेवल देखने को मिलेंगे। अब ब्रेक इवन लेवल हमें इसके अंदर 50,700 से 51,087 की रेंज देखने को मिल रही है। मतलब 50,700 हमारा हो गया लोअर ब्रेक इवन लेवल और 51,087 हो गया हमारा अपर ब्रेक इवन लेवल। तो ये एक रेंज क्रिएट हो गई हमारी ब्रेक इवन लेवल की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बैंक निफ्टी 50,713 से 51,087 की रेंज के बीच में रहेगा तब तक हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होगा। जब बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल में से किसी भी एक लेवल के पास आ जाता है तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी एक लेवल को किसी साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें इसके अंदर लॉस होना शुरू होगा। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 50,713 से 51,087 की रेंज में, तब तक हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट होता रहेगा। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो फिर हमें इसके अंदर इसका पे ऑफ चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब पे ऑफ चार्ट भी कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ऊपर जितनी भी चीजें हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं वो ही चार्ट की फॉर्म में हमें नीचे प्रेजेंट करके दी हुई होती है पे ऑफ चार्ट की फॉर्म में। तो पे ऑफ चार्ट को भी अगर हम देखें तो सिंपली ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन जोन है हमारा प्रॉफिट जोन, यानी कि 50,713 से 51,087 की रेंज है ये, जिसमें कि हमें होगा प्रॉफिट। ये जो इस जोन के हमें दोनों लेवल देखने को मिल रहे हैं, ये लेवल है हमारे ब्रेक इवन लेवल, यानी कि 50,713 का और 51,087 का लेवल। और ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहे हैं, ये रेड जोन है हमारे लॉस वाले एरिया, यानी कि वो एरिया जिसमें कि हमें नुकसान होगा, जिसमें कि हम तब आएंगे अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है, बड़ी मूव आती है और ये ग्रीन जोन ब्रेक हो जाता है किसी एक साइड, तब हम इस रेड वाले जोन में आएंगे और हमें नुकसान होना शुरू होगा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि हम मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त, वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस स्ट्रेटजी को हम कब क्रिएट करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, तब हम इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है किसी भी एक डायरेक्शन में, तो फिर हमें इसके अंदर लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी वॉलेटिलिटी हो ना। दूसरा जो पॉइंट हमें इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि हम जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करें उसके अंदर लिक्विडिटी इनफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर लिक्विडिटी इनफ नहीं होगी तो जब भी आप बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस करोगे इसको क्रिएट करते वक्त या फिर इसको स्क्वायर ऑफ करते वक्त, तो फिर वो प्लेस नहीं होंगे क्योंकि सामने कोई बायर सेलर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पे एंट्री कर पाओगे ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर लिक्विडिटी इनफ हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो चारों स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये जिनको हम ट्रेड करेंगे, ये चारों ही स्ट्राइक्स हमारी सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए। यानी कि आउट द मनी की ऑप्शंस एट द मनी से जितने डिस्टेंस पे हैं, डीप आउट द मनी की ऑप्शंस भी आउट द मनी से उतने ही डिस्टेंस पे होनी चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, या तो आउट द मनी का डिस्टेंस बढ़ा देंगे एट द मनी से, या फिर डीप आउट द मनी का डिस्टेंस बढ़ा देंगे आउट द मनी से, सिर्फ ये सोच के कि हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन मैंने इस स्ट्रेटजी को जितना भी बैक टेस्ट किया, मैंने यही नोटिस किया है, यही ऑब्जर्व किया है कि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, चाहे वो आप कैसे भी बढ़ाओ, चाहे वो आप एट द मनी से आउट द मनी का बढ़ाओ, चाहे वो आप आउट द मनी से डीप आउट द मनी का बढ़ाओ, आप जितना भी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनअट्रैक्टिव होता जाएगा। तो इसलिए आप जितना कम से कम डिस्टेंस रख सकते हो चारों ही स्ट्राइक्स के बीच में, उतना कम से कम डिस्टेंस रखो और इक्वल डिस्टेंस रखो। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये चारों स्ट्राइक प्राइस सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये चार वो पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त लाइव मार्केट में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।